मैं हूं अमीश देवगन। आखिर बंगाल का चुनाव किस तरफ जा रहा है? ममता बनर्जी की पार्टी के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। क्या मदन मित्रा ये भूल गए कि सत्ता में कौन रहेगा और कौन जाएगा, यह तय करना जनता जनार्दन यानी आपका काम है, क्योंकि यह लोकतंत्र है। यहां किसी को चीर कर चुनाव नहीं जीता जाता, असली ताकत वोटर के पास होती है। उधर ममता बनर्जी 2 कदम आगे निकल गई। ममता बनर्जी को लग रहा है कि माओवादियों से ज्यादा खतरनाक तो भारतीय जनता पार्टी है। आखिर ये किस तरह की तुलना है? उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया। ममता बनर्जी माओवादियों की हिमायती बन गई हैं, लेकिन सियासत के इस विवाद तंत्र में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक रैली में नारा लगाया गया, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे आप समझ सकते हैं, इसके आगे का शब्द आपको मैं बता भी नहीं सकता। सवाल है कि क्या बिना गाली गलौज के, क्या बिना हिंसा के बंगाल के चुनाव नहीं जीता जा सकता? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बंगाल की लड़ाई माओवाद पर आई और मेरे साथ बात करने के लिए आज बंगाल बीजेपी के चीफ मौजूद होंगे, दिलीप घोष भी। लेकिन आज बंगाल की लड़ाई माओवाद पर आई। आखिरकार कभी चीरने की बात, कभी माओवाद की बात, कभी गोली मारने की बात। बंगाल का चुनाव किस ओर जा रहा है? ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। मौका था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का, लेकिन इन नारों ने ममता दीदी का मिजाज बिगाड़ दिया। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो वहीं बंगाल में चल रही सियासी रस्साकसी के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी के सशक्त भारत का सपना आज पूरा हो रहा है। आज हर भारतीय अपने दिल पर हाथ रखे, नेताजी सुभाष बाबू को महसूस करे, तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा, अमार एकता काज कोरते पारबे, क्या मेरा एक काम कर सकते हो? ये काम, ये काज, ये लक्ष्य आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता मदन मित्रा, जो ममता सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल मांगा तो बीजेपी वालों को चीर देंगे। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। और अब तो खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि माओवादियों से ज्यादा खतरनाक तो भारतीय जनता पार्टी है। মাওবাদীদের থেকে বিজেপিরা আরো ভয়ঙ্কর। আগে তো জঙ্গল মহলের মানুষ রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারতেন না। उधर बीजेपी दावा कर रही है कि ममता बनर्जी माओवादियों की हिमायती बन गई है। वो माओवादियों को अपने चुनाव प्रचार में लगा रही है। कि माओवादियों को उन्होंने जमानत कराकर अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है, तो अब ये कोशिश कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि माओवादी बहुत अच्छे हैं। ममता जी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं है।
लेकिन ये सियासत एक तरफा नहीं है। बीजेपी की रैली में क्या नारा लगा, जरा वो भी सुनिए। रैली में हुई नारेबाजी के बाद 3 बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। तो वहीं ममता के कुनबे में टूट लगातार जारी है। अब टीएमसी विधायक राजीव बनर्जी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव के लिए जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या वो उचित है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार, मेरे साथ रिजू दत्ता हैं, उनका अभिनंदन है, और मेरे साथ खालिद इब्दुल्ला साहब होंगे, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत दत्ता साहब आपसे करता हूं। रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद सीमांत इलाकों में बढ़ रही है, बीजेपी ने यह शिकायत करी है, और मदन मित्रा कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर बंगाल मांगा तो हम चीर ही देंगे। देखिए अमिश जी, पहले तो गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी वोटर लिस्ट में संख्या वृद्धि के लिए रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए और उनको इतना अकल होना चाहिए कि रोहिंग्या मुसलमान अगर होंगे तो वो बांग्लादेश से आएंगे, और बांग्लादेश से आएंगे तो बंगाल की जो सीमांत है वो बीएसएफ गार्ड करती है, तो वो खुद डायरेक्ट अपने बीएसएफ के जवानों के ऊपर उंगली उठा रहे कि उन्होंने अपना काम नहीं किया और बांग्लादेशी घुस गया भारत में। तो पहले तो उनको ये चीज क्लियर करना पड़ेगा। और रहा बात मदन मित्रा जी का भाषण का कि बंगाल मानोगे तो चीर देंगे, तो मैं देखिए एक चीज मैं बोल रहा हूं, मेरे पार्टी के तरफ से मैं बोल रहा हूं, हम लोग ना कभी वायलेंस को कंडोन किया है, सपोर्ट किया है, ना ही हम वायलेंस को मानते हैं। और कुछ अभी जैसे बंगाल में इलेक्शन हो रही है, इतना इलेक्ट्रीफाइंग इलेक्शन हो गया, इतना इमोशनल इलेक्शन हो गया, कुछ ऐसे भाषण ऐसे बयान आ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वायलेंस फैलाना चाहते हैं। आपको एक छोटा सा पंक्ति बोल दूं कि पसीनों की स्याही से जो अपने इरादे लिखते हैं उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। टीएमसी का इतिहास सबको पता है कि ममता बनर्जी ने कितना अपना खून पसीना बहा के इस टीएमसी पार्टी को खड़ा किया है। तो उसके लिए ना हमें वायलेंस, ना हमें धर्म, ना हमें रोहिंग्या, ना किसी का सहारे की जरूरत है। हमारे काम के ऊपर ही बंगाल की जनता ममता बनर्जी को रिजू दत्ता साहब, आप टीएमसी के प्रवक्ता भी हैं और उनके नेता भी हैं, और आप युवा भी हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं ये चीरने की बात तो सिर्फ बयान है, लेकिन बीजेपी कह रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैंने इंटरव्यू किया था आज से कुछ महीने पहले, उन्होंने बोला कि मैं अपने 100 कार्यकर्ताओं को तो तर्पण करके आ चुका हूं, और बीजेपी का आरोप है कि उनको भी चीरा ही गया है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चीरा है। आपके नेता खुले में बोल रहे हैं वहां पर 100 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब आप मुझे बताइए, ऐसे में इस वक्तव्य को कैसे लिया जाए? लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव लड़े, हार जीत जनता निश्चित करेगी, लेकिन आप तो शुरुआत में कह रहे हैं कि अगर बंगाल किसी ने मांगा तो हम तो चीर ही देंगे बीजेपी के लिए। बीजेपी से आपकी सियासी लड़ाई हो सकती है? सियासी लड़ाई है, पर बात यह है ना कि ये जो डिविसिव और कम्युनल पॉलिटिक्स है ये तो बीजेपी ने शुरू किया। आज जो आपके चैनल में अपनी इंट्रोडक्शन बोला, वो जो गोली मारो स्लोगन है, यही कुछ ही अरसे पहले इनके ही युवा नेता, जिनको हम भी मानते हैं युवा आइकॉन है हमारे, अनुराग सिंह ठाकुर ने ही सीए के विरोधियों के लिए कहा था, उन्होंने ये स्लोगन उठाया था, और इसीलिए आज के युवा के अंदर में वो चीज जा रहा है। और दूसरी बात, रहा बात आप जी अमित शाह, और दूसरा जो आपने अमित, ठीक है, अब आपने रिजू दत्ता साहब आपने अपनी बात को रख लिया, आपको ओपनिंग रिमार्क्स के लिए भरपूर टाइम मिला, 3 मिनट, तो लोकतंत्र तो खतरे में नहीं आएगा इस बहस के अंदर कम से कम। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने बोला कि हम चीर देंगे, उनके नेता ने बोला, मदन मित्रा ने बोला कि चीर देंगे, टीएमसी के नेता ने बोला कि अगर बंगाल बीजेपी ने मांगा, तो आपके कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये बोला गया। क्या आपको लगता है ये वाजिब है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो भाषा की मर्यादा बना के रखनी चाहिए, आचरण की मर्यादा बना के रखनी चाहिए, हिंसा और अहिंसा की सीमा बना के रखनी चाहिए। परंतु बहुत दुख की बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में आने के बाद से जो पश्चिम बंगाल और केरल में इस कदर राजनीतिक हिंसाओं का एक संस्कृति हुई। उम्मीद थी कि ममता जी जब सत्ता में आई, जैसा कि मैं रिजू दत्ता जी की बात से सहमत हूं,
वो तो भयंकर उस प्रकार की हिंसा का सामना करके आई। जब वो हम लोगों के साथ थी तो उन्होंने स्वयं बताया था कि एक समय में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस वाले लोग उनको मृत समझकर चले गए थे। यदि उन्हें इस बात की आशंका होती कि वो जीवित है चाहे छोड़ते नहीं, मगर उनके सत्ता में आने के बाद वही कल्चर। अब बताइए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हम 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण कर चुके हैं, चीड़ देंगे की बात, हमारे तो कार्यकर्ताओं को गांवों में टांग दिया गया, उनकी डेड बॉडी पेड़ के ऊपर टंगी मिली। तो ये सब तो एक यथार्थ है और यह यथार्थ टीएमसी के शासनकाल में चलता रहा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, आज तक कितनों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, कितनों को सजा याफ्ते करा दिया, चलिए ना सजा याफ्ता करवा पाए, कितनों को चार्जशीट करा दिया। देखिए मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अभी आपने रिजू दत्ता को सुना, तो मिस्टर दत्ता वाज मेकिंग अ पॉइंट कि आप डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते हैं। और अभी भी आपने जो चुनाव आयोग में शिकायत करी है वो ये करी है कि सीमांत इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद अचानक बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और सेंट्रल फोर्सेस वहां पे पहुंचनी चाहिए तभी चुनाव हो? ये भी आपने अच्छी बात कही आमिर जी। ये विगत 3 दशकों का यथार्थ है कि असम और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अप्रत्याशित ढंग से संख्या बढ़ी है लोगों की, और विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ी है। अगर पूरे देश में 2-2.5% लोग बढ़ते हैं तो वहां 10 से 12% की गति तक से बढ़े हैं कुछ इलाकों में। तो ये तो यथार्थ है और ये कांग्रेस के जमाने में भी स्थापित सत्य था। अभी जो रिजू दत्ता जी कह रहे थे कि बीएसएफ वाले आने दे रहे थे, ये थोड़ी हमने कहा किसी समय आए हैं, आया के तो पहले के बैठे हुए हैं, वोटर अब बनना शुरू हुए हैं। यूपीए के समय में गवर्नर ने कहा था कि 5000 लोग पर डे ऑन एन एवरेज बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से भारत में आते हैं। और ये श्री प्रकाश जायसवाल जी का बतौर गृह राज्य मंत्री सदन में दिया बयान है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। अगर पूरे भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं तो कहां चले गए वो? या उन सबका धर्मांतरण हो गया, सबका स्थानांतरण हुआ, या कहूं सबका वोटरांतरण हो गया, अब सब वोटर बन गए तो सब ठीक हो गए। और एक अंत में एक बात कहूंगा, ये जो चीड़ देंगे और खीर देंगे की बात है, अमीश जी आपको भी याद होगा और दर्शकों को याद होगा, ओरिजिनली ये नारा क्या था? ये नारा तो कश्मीर और पाकिस्तान के लिए था ना, कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे। ये वही कश्मीर है जिसके लिए इस पश्चिम बंगाल की धरती के लाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी स्वतंत्र भारत के पहले बलिदानी बने थे, और उन्होंने दिखाया कि वो अपने शरीर को चीड़ देने को तैयार थे, परंतु वह कश्मीर को भारत से नहीं अलग होने को तैयार थे। आज दुख कि उस पश्चिम बंगाल की धरती पर राष्ट्रवाद के उस प्रणेता, बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी के लोग आने के लिए जी ठीक है। रिजू दत्ता आपने नारा ही पलट दिया। देखिए अमीश जी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे, पाकिस्तान के लिए लगाया जाता था नारा, आप बीजेपी के लिए लगवा रहे हैं। देखिए बात यह है ना कि सुधांशु जी जो हैं वो इतने सीनियर लीडर हैं, एक सांसद हैं, वो बहुत बड़े वर्बल जिम्नास्ट भी हैं। उन्होंने बहुत प्यार से ये बीएसएफ और सीमांत इलाकों में जो हमारे डिफेंस का जो वीकनेस है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने पलट दिया। और मैं, अगर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया है तो मैं थोड़ा उनको ये इतिहास गिना देता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा का गठन किया था, जिसके वजह से बंगाल के टुकड़े हुए थे और जिसका खिलाफत स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो सर एक बात बोलते हैं, इतिहास में हम नहीं जाते, आज की बात करते हैं। और आज का मुद्दा ये है कि आप लोग आज भी, तो ये इतिहास में नारा किसका था? ये इतिहास में नारा किसका था? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे। इतिहास का तो नारा ये था ना। प्रेजेंट में आपने बना दिया कि बंगाल मांगोगे तो चीड़ देंगे, वो भी देश की एक पार्टी के लिए, वो भी उस पार्टी के लिए जो केंद्र पे शासन कर रही है। अमित जी, राजनीति में जवाब दीजिए। बयान में थोड़ा, राजनीति में ऐसे बयान का थोड़ा इधर उधर तो होता रहता है। ये कौन सा थोड़ा इधर उधर राजनीति में सर? सुधांशु, थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको ज्यादा उधर ना माना जाए। नहीं, सारा इधर का उधर, उधर का इधर हो जाए, मतलब समझ रहे हैं ना, उधर का भी इधर हो जाए, मगर मेरी कुर्सी बनी रहे। लोकसभा रिजू दत्ता जी बंगाल में हुआ, सुधांशु जी रिजू दत्ता जी 10 सेकंड की सुधांशु जी 10 सेकंड, फिर सारा बात में सुन लो। आपका जब बंगाल में 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तब ममता बनर्जी को हराने के लिए ये अकाउंटेबल फैक्ट है कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सारे नेताओं को 32 बार बंगाल आना पड़ा। अभी तो विधानसभा का इतना बड़ा इलेक्शन है, तो सोचिए कितना इलेक्ट्रीफाइंग और इमोशनल इलेक्शन है। इसमें गुरेज क्या होगा? अगर अपनी पार्टी के प्रचार के लिए कोई
कोई 32 बारियां है या कोई 64 बारियां है, तो इसमें तकलीफ किसी को क्या हो सकती है? राहुल गांधी वहां डेरा डाल के बैठे रहे, कोई मना करेगा राहुल गांधी को क्या? बोलिए। एक सेकंड सुधांशु जी मेक योर पॉइंट, देन खालिद अब्दुल्ला एंड ब्रिजेश अवस्थी। देखिए, हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। अभी हाल ही में हैदराबाद नगर निगम संपन्न हुआ, तब भी हम पे ये आरोप था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम बड़े बड़े नेता नगर निगम के चुनाव में क्यों जा रहे हैं। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और हम हर चुनाव को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं। और दूसरी बात नहीं लगता कि आप समझदार व्यक्ति हैं, परंतु आपने ये कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। अब ब्रिजेश अवस्थी जी बेहतर बताएंगे, हिंदू महासभा कब बनी? 1907 में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है 1901। मतलब 6 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू महासभा गठित कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे विरोधी लोग कई बार अपने तथ्यों को इतना घुमाते हैं कि यदि किसी ने पीछे की चीज न देखी हो तो ये पूरी तरीके से भ्रामक आवरण बनाने का प्रयास करते हैं मान्यवर। इसलिए इन चीजों को जाके एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि 6 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू महासभा गठन नहीं कर दिया। हिंदू महासभा तो चल रहा था 1907 से। ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिन्होंने हिंदू महासभा आरएसएस के साथ जोड़ के जो बनाया था, वो आज कमल बन के खिला है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिन्होंने बंगाल तोड़ने की पहली बात की थी। और आपके और एक फाउंडिंग फादर स्वयं भी सावरकर जी, जो हमारे भारत रत्न भी है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, गांधी जी का मूवमेंट से पहले, वो प्रेसिडेंटशिप और हिंदू महासभा छोड़ के बैठ गए। अच्छा, वीर सावरकर भारत रत्न नहीं है, आपने एक फैक्ट गलत बोला रिजू साहब, हो सकता है जल्दबाजी में निकल गया हो। वीर सावरकर अभी भारत रत्न नहीं है, उन्हें भारत रत्न देने की डिमांड है। क्या ये डिमांड टीएमसी की भी है? तो ये बड़ी बात है, टीएमसी भी मांग कर रही है कि सावरकर साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। यानी आपके दिल में है कि वीर सावरकर भारत रत्न नहीं है, आपकी दिल की बात आ गई, लेकिन राजनीति के लिए आपको कहना पड़ता है कि सावरकर तो ऐसे ही थे। चलिए, कोई बार सच निकल आता है। फैक्ट और रख दो अमित जी, आपकी अनुमति है तो एक फैक्ट और रख दो। जी सुधांशु जी, बस एक लाइन ज्यादा नहीं बोलूंगा। वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता इतिहास के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिसको अंग्रेजों ने 2 जन्मों के कारावास की सजा दी थी, 2 जन्मों के। और सावरकर ने बाहर निकल के कहा, चलो इस बहाने हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत को तो माना। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये 2 जन्मों का कारावास की सजा वीर सावरकर को कब दी गई? 1910 में। और मैं सारे दर्शकों से कह रहा हूं, जाकर चेक करिए इंटरनेट पे, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। अरे भैया, जो ब्रिटिश सरकार के सचिव के सदारत में बैठे हुए थे, उसके पायों तले उन्हें किसी प्रकार के विरोध और माफी मांगने की जरूरत थी? वो किसके लिए उंगली उठा रहे हैं? जिसको 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, बहुत गहरा आवरण इतिहास के बारे में उल्टा सीधा करके इधर का उधर करके रखा गया है, और सब धीरे धीरे धुंध छट रही है। जैसे नेताजी के बारे में धुंध छट रही थी, वैसे ही अब अन्य चीजों के बारे में भी धुंध छट रही है। सावरकर, वीर सावरकर के बारे में तो जो अटल जी की कविता है वही याद आती है कि सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तपस्या। कोलू के बैल की तरह वीर सावरकर को, ये फैक्ट है, कोलू के बैल की तरह वीर सावरकर को कारावास में, जिसे काला पानी की सजा कहते हैं, वहां पर घुमाया गया। और उन वीर सावरकर के लिए यह कहा जाता है कि उन्होंने माफी मांगी और वो देश के खिलाफ काम कर रहे थे। सावरकर ना कोई हुआ है, ना कोई हो सकता है, ना भूतों में ना भविष्य में। मेरे साथ खालिद अब्दुल्ला भी हैं। खालिद अब्दुल्ला, मेरा सीधा सवाल आपसे जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बीजेपी का आरोप है कि आप रोहिंग्या मुसलमानों को सीमांत इलाकों में बसा रहे हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। खालिद अब्दुल्ला, देखिए, जिसकी वोट बैंक जबरदस्त है, वो वोट बैंक बढ़ाने जाएगा क्यों? तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का एक ऐसा सोच है जो बंगाल में अपने आप में एक वोट बैंक बहुत ही ज़्यादा है, जिसको बढ़ाने की हमें ज़रूरत तो ज़रूर है। लेकिन रोहिंग्या के लोगों के बारे में ये बार बार फिर इलेक्शन के समय में आता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आपकी राय क्या है? रोहिंग्या मुसलमानों को कोई बात आती है, आपकी रोहिंग्या मुसलमानों पर राय क्या है? नहीं, हम आपसे पहले आप जो पूछें उसका सवाल जवाब दें ना, उसके बाद मेरी राय लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रोहिंग्या मुसलमान के बारे में या रोहिंग्या के बारे में आप कह रहे हैं यहाँ पे, तो पहली बात तो जब कोई बात होती है, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2014 के पहले जब कोई बात होती है सिक्योरिटी फोर्स की, आपकी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कौन देखेगा?
तो वो 2014 से पहले देखेगा। 2014 के बाद देखने वाले कोई नहीं है। 2014 से पहले सब आ गए हैं। 2014 से पहले सब काम हो हुआ है। जो गलत काम करने का था 2014 से पहले हो जाता है। और जब जो अच्छाई में गिनने का बात आती है उंगली में, तो वो 2014 के बाद में गिनती होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग इस तरह से पूरे देश की गरिमा को और देश की डेवलपमेंट को भी राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। भूल जाएं ये सब। कम से कम माओवादियों के साथ कौन सा विकास करा रहे हैं आप? कुछ दिन रोहिंग्या के साथ, माओवादियों के साथ, चीरने की बात के साथ कौन सा विकास करा रहे हैं? आप माओवादियों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत एक, देखिए माओवाद जो है, नक्सलाइट जो है, आप ऐसा उसको, वो भी एक भारत के वासी हैं और उसको यहाँ पे हटाया रखा गया। ममता बनर्जी अगर उसको स्ट्रीमलाइन में फर्स्ट अगर लाके उसको अच्छा है, वो सरेंडर करके आता है। वो सारे लोग सरेंडर करके आ रहे हैं कि हम लोग अपने आपके साथ में रहने, हम अपने फर्स्ट स्ट्रीमलाइन में रहना चाहते हैं। ट्रेन हाईजैक करने वाले को, जिस पर ट्रेन हाईजैक करने का आरोप है, जिस पे मर्डर का आरोप है, उसको आप पार्टी में ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो उनको हम पार्टी में ले सकते हैं। कल को दाऊद को भी ले लीजिएगा पार्टी में। बोलिएगा ये भी अपने पाप धोने के लिए आ रहा है। ले लेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग का ही रिलेशन दाऊद और मस्तान से हो सकता है, किसी और पार्टी का नहीं हो सकता। क्योंकि आज उठाकर इतिहास देखें, भारतीय जनता, अभी मैं सुन रहा था कि ब्रिटिश के बारे में बात हो रही थी। ब्रिटिश के, सुन लीजिए, थोड़ी सी बात थी, मुझे बहुत देर बैठा के रखा। अब आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, कम से कम सुन लीजिए। आपने ब्रिटिश की बात, उन लोगों ने कहा कि कौन सावरकर का ये है वो है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत के इस आज़ादी के बलिदान देने वाले एक भी सावरकर जैसा कुछ नाम हो बता दें। और भारत में अगर आज़ादी के समय में कोई अगर बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, तो नाम दे दें। मैं आपको यह कहूंगा कि हाँ बिल्कुल आप सही कहा। लेकिन एक भी नाम आप खोज के निकाल लीजिए। ये लोग धोखा देने वाले, ये लोग तो एक हिसाब से ब्रिटिश के इन्फॉर्मर हिसाब से काम करते, मुखबिर के हिसाब से काम कर रहे थे। ये लोग कहते थे कि हमें आप कह रहे हैं कि दे देंगे। तो ये छत्रधर महतो को जो माओवादी है, इसको पार्टी में लेना बढ़िया है, रोहिंग्या के साथ भी चलना बढ़िया है। ओके, महतो वो सर सरेंडर करके आया है। मैं कभी आपको नहीं कहा रोहिंग्या की, आप अपनी बातें कर रहे हैं। सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनकी सोई हुई है क्या? आप भारत में आप, अच्छा ठीक है, आप सरकार चला रहे हैं, सरेंडर करके आया है, लेकिन उस पे आरोप किया था ट्रेन हाईजैक करने का, मर्डर करने का। ओके, मैं रुक करता हूं। अब अवस्थी जी कौन है दीदी चर्चा में? अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और अब इत्मीनान से खालिद भाई, अपनी जैसे अवस्थी जी, प्रोफेसर अवस्थी जी। अमीश बड़ी साफ सी बात है, बार बार ये 3 या 4 या 5 या 6 बार बीएसएफ का नाम लिया गया। बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर की जिसको अंदाज़ा है उसको मालूम होना चाहिए कि हर एक कदम पर बीएसएफ का कार्यकर्ता सिपाही नहीं खड़ा होता। वहाँ पर गांव ऐसे हैं कि यहाँ पर मालूम नहीं चलता बांग्लादेश का या भारत का है। जिस तरीके से आते हैं वहाँ पर, उसमें बीएसएफ, सिर्फ बीएसएफ नहीं, लोकल रेजिडेंट्स भी बहुत उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। किस तरीके से तस्करी होती है, पशुओं की तस्करी होती है, सब जानते हैं। एक बात लेकिन खलीलुल्लाह साहब, आप बात तो सुन लीजिए। अरे भैया ये, अरे सुन तो लीजिए। अब आप बहुत बोल लिए ना, आप सुनना की भी क्षमता रखिए ना। अब आप सुन तो लीजिए ना, सुनिए। ये भैया हम नहीं कह रहे, ये ममता बनर्जी कह रही थी आपकी ये बात। ममता बनर्जी कह रही थी, ममता बनर्जी कहती थी कि घुसपैठियों को बाहर करेंगे। कितने घुसपैठियों को बाहर किया भाई? देखिए अमीश जी, ये चे बीच में करने वालों के साथ ना मैं डिबेट नहीं करता था। सीमा को पहचान नहीं सकते। ये काव करने लगते हैं बीच में, सुनने की आदत है नहीं। ये टीएमसी वालों को लगता है कि अच्छा हमारे सामने कौन बोलेगा। अरे सुन लीजिए भैया, मेरे भैया सुन लीजिए। आप नाम, अरे आपको नाम बताते हैं सर,
आप कहा के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग जानते नहीं है कहां पे हिंदुस्तान है कहां पे बांग्लादेश है, किस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं, ममता बनर्जी लेके आ रही है रोहिंग्या को बदनाम करना चाहते हैं। ममता बनर्जी है वो जो उनका राशन कार्ड बनवाती है, उनको वोटर लिस्ट में नाम ऐड करती है और कहती है कि दूध देने वाली गाय की लात भी सहूंगी, दूध देने वाली गाय की लात भी सहूंगी। ये घुसपैठियों के बारे में करती है ममता बनर्जी, कोई बीएसएफ के बारे में नहीं है। ये ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, उसका थाना है, उसकी पुलिस है जो वहां पे अंदर लेके आती है, जिसके कारण बांग्लादेश से रोहिंग्या और घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के सीमांत प्रदेशों में बड़ी संख्या में बढ़े हैं। सुन लीजिए, अरे छे बहुत कर लिया आपने, सुनिए अब आप, अरे बहुत काव कर लिया, बहुत काव कर लिया। सुनिए अब आप, ऐसा सीमांत प्रदेशों में, सीमांत जिलों में जहां पर वोटर लिस्ट में अचानक बढ़ोतरी हुई है, एक सामान्य बढ़ोतरी होती है 1%, 1.5%, 2%, जहां पर 20, 25% तक बढ़े हैं, उनको मालूम होना चाहिए कहां से आए वो, उनकी बाकायदा जांच होगी। आप सुनिए, बाकायदा जांच होगी, आए कहां से हैं, पहले कहां रहते थे, किस जिले में रहते थे पश्चिम बंगाल के, पहले का वोटर कार्ड कहां था, ये सब जांच होगी। आप इस बात को विड्रॉ कीजिए कि भारत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यह मालूम नहीं है कि कहां पे बांग्लादेश और कहां पे हिंदुस्तान है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अपमान कर रहे हैं आप। ये पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मालूम है, ममता बनर्जी को भी मालूम है। ये हमारी ममता बनर्जी को मालूम नहीं है, ममता बनर्जी लेके आ रही है, ममता बनर्जी का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लेके आ रही है। ममता बनर्जी की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में क्या काम है? एक सेकंड, ममता बनर्जी का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में क्या है? अमिश, अरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अपमान ममता बनर्जी ने कहा किया है, जिसने कहा है कि बीएसएफ के लोगों वोटर्स को डरा रहे हैं बीजेपी को वोट देने के लिए। ममता बनर्जी ने अपमान किया है बीएसएफ का। ममता बनर्जी का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के क्या काम है? भैया बीएसएफ के ऊपर जो आरोप लगाया है, बीएसएफ के ऊपर जो आरोप लगाया है वापस लो, शर्म है, शर्म है बिल्कुल भी, ममता बनर्जी शर्म है। बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाते हो, ममता बनर्जी बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाते हो कि वो बीजेपी के लिए वोट डलवा रही है। शर्म, अरे तुमने आरोप लगाया, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया बीएसएफ पर। शर्म नाम की चीज है, ये वही ममता बनर्जी है जो भारतीय सेना पर आरोप लगा चुकी हैं। एक सेकंड देखिए, खालिद अब्दुल्ला कौन किसका अपमान कर रहा है, कौन किसका अपमान कर रहा है, मैं 40 सेकंड में उस पर आऊंगा, लेकिन अभी की अवस्थी को 30 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने के लिए। अवस्थी जी, मेक योर पॉइंट प्लीज। नहीं, लगातार चे करते रहे इनके बच में। मैं बड़ी साफ सी बात कर रहा हूं, ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर आरोप लगाया कि बीएसएफ बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए वहां मतदाताओं को डरा रही है। इतना शर्मनाक, घृणास्पद बयान भारत की सैन्य शक्ति पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर लगाना बहुत ही शर्मनाक है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने भारतीय सेना के ऊपर भी आरोप लगाया था कि वो मेरी स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए कोलकाता आई है, पश्चिम बंगाल आई है। ये ममता बनर्जी का चरित्र है। ममता बनर्जी वो करती हैं जो इस देश के खिलाफ होता है। ठीक है, अगर गर्मा गर्मी हो रहा है दादा, तो गर्मा गर्मी तो आपकी वजह से भी हो रहा है। अगर आप सारे हम गाली देंगे तो हमारे नौजवान कार्यकर्ता भी कोई उत्तर दे दिया। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, एक तरफा नहीं होता है। आज भाजपा मार खा के घर में घुस जाएगा, ऐसा जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। रिजू दत्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं, 40 सेकंड आपके पास है, बोलिए। देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी एमपी। हाँ, ओके, मैं आपको एकदम क्लियरली बोल देता हूं अमीश जी कि देखिए, ये जो बीएसएफ वाला मुद्दा है, ये आपको मैं ग्रासरूट रियलिटी नेशनल चैनल में बोल रहा हूं, कुछ हिस्सों में, कुछ गांव में द बीएसएफ पीपल हु कम फॉर इलेक्शन। दिस इज नॉट अ डिबेटिंग पॉइंट कि बीएसएफ अपना काम कैसे कर रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के काम पर हमें गर्व है और उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ना किसी ने लगाया है। एक सेकंड रिजू दत्ता, आप मुझे ये बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो अपना काम कर रही है, आप माओवादियों को ले गए अगर अपनी पार्टी के अंदर, तो मैसेज क्या जाएगा इसका? आपको चंद वोट मिल जाए, आप माओवादी को पार्टी में ले लेंगे? वो आदमी जिस पर ट्रेन हाईजैक करने का आरोप है, वो आदमी जिसमें हत्या का आरोप है, उसको पार्टी में ले लिया जाएगा और फिर बोलेंगे चीर देंगे? ये क्या सियासत है? जवाब दीजिए दत्ता साहब, जवाब दीजिए। क्या पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स ऑफ मॉइस की भारतीय राजनीति में क्या जगह है जो भारत के लोकतंत्र में बिलीव नहीं करते?
आज आप एक को लेंगे, इसका मैसेज क्या जाएंगे? मिस्टर दत्ता, आंसर दिस। Have you finished? Yes, I have finished. Answer this. Yes, तो अमीश जी बात यह है कि छत्रोद और महातो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो माओवादी थे। उस टाइम जंगल महल, पुरुलिया, वो साइड पूरा आग जल रहा था। ममता बनर्जी सरकार में आने के बाद जंगल महल आज शांत हो गया। देयर इज नो माओवाइस्ट एक्टिविटी। ही हैज सरेंडर्ड। उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने अपना सजा काटा, वो बाहर आए, बाइज्जत बाहर आए, उसके बाद पार्टी में इनकॉर्पोरेट हुआ। और अगर आप माओवाइस्ट की राजनीति की बात करें तो उन्नाव रेप केस का एमएलए तो आज भी बीजेपी का एमएलए है। और मैं दावे के साथ ठीक है, सुधांशु और ममता बनर्जी कह रही है कि माओवादियों से खतरनाक भारतीय जनता पार्टी है। सुधांशु त्रिवेदी, कम ऑन दिस। सुधांशु त्रिवेदी, माओवादियों से खतरनाक भारतीय जनता पार्टी है। दिलीप घोष, बंगाल बीजेपी चीफ, ज्वाइनिंग मी इन अनदर 40 सेकंड्स। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेक योर पॉइंट। नहीं, वो ममता बनर्जी जी ने गलत नहीं कहा है कि माओवादी से ज्यादा खतरनाक भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माओवादी तो उनको चुनाव में मदद कर देते थे। भारतीय जनता पार्टी की वजह से तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ रही है। वो अपनी परंपरागत सीट छोड़ के दूसरी तरफ जा रही हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। दूसरा फैक्ट मैं मिस्टर दत्ता, देखिए मैं किसी के में नहीं, डॉक्टर त्रिवेदी बीच में नहीं बोले, बीजेपी सांसद बीच में नहीं बोले। लेट मी मेक हिज पॉइंट है कि आपकी जो बात मुझे भी बुरी लगती है, मैं अपने टर्न का इंतजार करता हूं, कृपया आप भी अपने टर्न का इंतजार करिए। दूसरा, अभी अब्दुल्ला साहब बहुत बीएसएफ पे भी बात कर रहे थे। मान्यवर, आप कहते हैं हम हर बात 2014 पे ले आते, क्यों? 2015 से पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के हिसाब से बाउंड्री डिफाइंड ही नहीं थी। आधा गांव बांग्लादेश में, आधा गांव पश्चिम बंगाल में। ये कब हुआ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट? 7 मई सन 2015। उसके बाद डिमार्केशन हुआ, ताकि अब उसके ऊपर कांटे की बाढ़ लगने की बात आई है। अब फिर बोलने लगे, फिर लगातार बोलने लगते हैं। एक फैक्ट सामने रखो, नाराज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ बंगाल बीजेपी चीफ, तीसरा मेरे साथ बोलिए डॉक्टर त्रिवेदी में एक वाक्य और। अब्दुल्ला साहब, आपने वीर सावरकर पे कहा, मैं आपको टेलीविजन चैनल पे चुनौती देता हूं, वीर सावरकर को काला पानी हुई थी। एक कांग्रेसी नेता बताइए जिसको काला पानी हुआ। खूब सोच के बताइएगा ब्रेक से आने के बाद। मेरे साथ आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं रुक कर रहा हूं। मेरे साथ सुपर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष है। दिलीप बाबू, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सवाल बड़ा सीधा है, आपके कार्यकर्ताओं ने नारे लगा दिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मदन मित्रा ने बोला कि गोली तो ये क्या मारेंगे, चाटा हम मारेंगे भाजपा वालों को और इन्हें खदेड़ देंगे। देखिए, ये जो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, यहाँ की वातावरण गर्म हो रही है, और गर्म करने वाले यहाँ की जो पार्टी सत्ता में है वो उनके कार्यकर्ता है। हमारे हर रैली में पथराव कर रहे हैं, बम मार रहे हैं। और कलकत्ता में रैली हो रही है, रोड शो, वहाँ भी पथराव हुई है, हमारे कार्यकर्ता वुंडेड हुए, आपस में मारामारी हुई है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गाड़ी पर जिस पर आक्रमण और कन्वॉय पर आक्रमण हुआ, 4 घायल हुए हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता। बिल्कुल आपकी बात सच है कि दिलीप बाबू, बिल्कुल आपकी बात सच है कि अटैक हो रहा है बीजेपी के वहां पर नेताओं को, बीजेपी के नेताओं के काफिले पर, उनकी रैली में। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके कार्यकर्ताओं ने ये बात को बोला। उससे पहले केंद्र के मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने दिल्ली चुनावों में इस बात को बोला था। आज आपके कार्यकर्ताओं ने बोला। तो अगर गर्मा गर्मी हो रहा है दादा, तो गर्मा गर्मी तो आपकी वजह से भी हो रहा है। अगर आप बोलेंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो मदन मित्रा बोलेंगे हम चाटा मारेंगे इनको, गोली तो नहीं मारेंगे हम। वो कह रहे हैं हम चीर देंगे। तो मदन मित्रा अपने को नहीं, मदन मित्रा अपने को देश के दुश्मन समझते हैं क्या? वो क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? और देखिए, जो सरकारी दल है यहाँ हर क्षेत्र में हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, मारेंगे। उस दिन बम मारे खेजूरी में, शुभेंदु बाबू का रैली में, 8 लोग अभी हॉस्पिटल में। तो वो जब सारेआम रास्ते में ये बोलते हैं कि बंगाल का कल्चर नहीं है, तो बंगाल में कौन लाया इस बात को? अगर आप सारेआम गाली देंगे तो हमारे नौजवान कार्यकर्ता भी कोई उत्तर दे दिया, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। एक तरफा नहीं होता है। आज भाजपा मार खा के घर में घुस जाएगा, ऐसा जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। एक तरफा नहीं चलता है। पुलिस गुंडे मिल करके पंचायत चुनाव में हमको नॉमिनेशन भरने नहीं दिए, वोटिंग करने नहीं दिए, फिर भी 7000 सीट हमने जीता है। लोकसभा में 42 के 42 सीट में हिंसा हुई, मौत हुई लोगों की। लोगों ने हाईवे जाम किया, ताला मार दिया बूथ में कि जब तक सेंट्रल फोर्स नहीं आएगा वोटिंग नहीं करने देंगे। आप फिर एक बार वोट चुनाव आ रहा है तो लोग डरे हुए कि वोट कर पाएंगे क्या, हम अपना वोट डाल पाएंगे, ऐसा है। लेकिन आप तो इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, आपकी पार्टी दिलीप बाबू इलेक्शन कमीशन जा रही है, कह रही है कि सीमांत इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों को जगह दी जा रही है जिससे चुनावों का समीकरण बदल जाए, वहां पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा दिखे, उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। यह आरोप है।
बिल्कुल सही है। कम से कम 4 से 5 लाख ऐसे गैर कानूनी लोग जो घुसे हैं, बॉर्डर की जो वोटर लिस्ट उसको सर्च करिए आप पता चल जाएगा अस्वाभाविक वृद्धि जो हो रही है। हम भी उनको वही निवेदन किया कि आप उसको जांच करिए, एकदम से इतने वोटर कैसे बढ़ गए हैं एक जगह में, बॉर्डर इलाका में। तो इससे हम उनका नज़र को उधर लगाया कि आप इसको जांच करिए, उसको देखिए। और आज नहीं, पहले से हो रहा है। सीमांतवर्ती प्रदेश में जो पॉपुलेशन की जो इंक्रीज होती है बाकी प्रदेश से बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? 1000 किलोमीटर अभी भी बेड़ा नहीं लगाया गया है और वहाँ से जो रोहिंग्या और घुसपैठिया आते हैं वो यहाँ की समाज को, अर्थनीति को, राजनीति को, कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ये खुलेआम है। दिलीप बाबू, पकड़े जा रहे हैं, टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं। जी, जो ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार है आज की डेट में, प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि 30% वोट बैंक तो हमारा इंटैक्ट है, चुनाव 70% पे हो रहा है। यानी उनका तात्पर्य है कि मुसलमान वोट जो है वो तो एक मुश्त ममता दीदी को पड़ जाएगा। बीजेपी अपना किला संभाले, हमारी लड़ाई तो 30% से शुरू होगी। बीजेपी क्या करेगी? देखिए, 500 करोड़ रुपया लिए हैं तो दीदी को तो कुछ उनको बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन वास्तव में जैसे कि एक बार अकबरुद्दीन सिद्दीकी ओवैसी जी आए हैं और हमारे यहाँ एक छोटी सी टीम, अब्बास सिद्दीकी करके कोई छोटे नेता हैं, उन्होंने एक नया पार्टी का घोषणा किया है, तो देखिए उनको होश उड़ गया। दीदी हर रोज बोल रही है, उनके नेता एकदम, उनका बीपी बढ़ गया है। अगर आपके पास मुस्लिम वोट है, आप मुसलमानों के लिए काम किया होगा, तो घबरा क्यों रहे हैं? आने दीजिए 50 पार्टी, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी बना सकता है। दिलीप बाबू, प्रशांत किशोर ने तो कहा कि हमारे पास 30% वोट तो है, लड़ाई तो 70% की है। अब नहीं, मैं भी वही बात कर रहा हूं। वो टेंशन में क्यों है? ओवैसी जी को आने दीजिए ना, उनसे क्यों होश उड़ रही है उनकी? तो ओवैसी पे तो आरोप लगा रहे हैं कि वो आपकी टीम से खेल रहे हैं आपको मदद करने के लिए। तो इधर आप डरेंगे भी, आप बोलेंगे 30% मुस्लिम वोट आपके पास है, आप घबराएंगे भी, भाजपा को आरोपित करेंगे भी। ये सब कैसे चल सकता है? अच्छा, अगर आपके पास मुस्लिम का वोट है तो आप काहे घबरा रहे हैं? आप जीत जाइए ना। ओवैसी के ऊपर, अब्बास सिद्दीकी के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? उनको लेके क्यों चर्चा कर रहे हैं? अभी आपकी पार्टी के सांसद भी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ बने हुए हैं, विकास का राजनीति करते हैं। आपके राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ बने हुए हैं, दिलीप बाबू। उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा कि आप कम्युनल डिवाइड क्यों क्रिएट कर रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर? यह आप पे आरोप लग रहा है। नहीं, कौन सा टीएमसी आरोप लगा रही है कि स्टेटमेंट दिखाइए, कोई काम दिखाइए। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, है क्या जिनकी पार्टी अपने, सुनिए टीएमसी क्या बोलती है उसे बंगाल लोग नहीं सोचते आजकल। जिनके एमपी भाग रहे हैं, जिनके एमएलए भाग रहे हैं, जिनके मंत्री पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, 3 कॉर्पोरेशन का मेयर पार्टी छोड़ चुके हैं। हमारे लोकसभा चुनाव को पहले 3 एमपी, सिटिंग एमपी रिजाइन करके हमारे पार्टी में शामिल हुए थे। उस समय हमारे 2 एमपी और 3 एमएलए थे। और आज ऐसी स्थिति है, कौन कब भाग जाएगा ममता बनर्जी को खुद को मालूम नहीं है, तो उनकी बात कौन सुनेगी? इसीलिए वो मजबूरी में आज हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हिंसक आचरण कर रहे हैं। पूरा बंगाल में एक हिंसा की वातावरण बनाकर लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से वोट जीतना चाह रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे, उनके यहाँ के जो प्रतिनिधि वो बोल रहे थे जी छत्रधर महतो अभी नक्सल नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने छत्रधर महतो के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ करके पूरा जंगल महल घूम घूम कर प्रचार की, लोगों को बोला हम आपके लिए काम करेंगे, वोट में जीता और उनको जेल में डाल दिया। अब जरूरत पड़ा फिर 10 साल के बाद उनको निकाला और प्रदेश के सेक्रेटरी बना दिया। ये कौन सी राजनीति है? और हमको दोषारोप करते हैं। हम तो ना सत्ता में थे, ना किसी के खिलाफ बोल रहे, हम तो विकास की बात कर रहे हैं, सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सी वोटर का एक सर्वे आया है, वो सर्वे कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गेन तो बहुत कर रही है, फायदा तो बहुत हो रहा है, लेकिन दीदी अपना किला बचा ले जाएगी। क्या कहना चाहते हैं उस सर्वे पे आप? नहीं, मैं आपको याद कर रहा हूँ, शायद आपको याद होगा, आप बहुत पुराने हैं। पिछले 19 लोकसभा चुनाव को पहले कई सर्वे आई थी और मैं जहाँ से 48% से ऊपर वोट लेके जीता हूँ मेदिनीपुर से, वहाँ बोला गया था 26% वोट दिलीप घोष को मिलेगा। लेकिन वास्तव क्या है? दीदी ने स्लोगन लगाई थी 42 में 42 चाहिए, उनका 34 में से 12 सीट हम छीन लिए। आज 22 सीट में वो खड़े हैं। और हमने स्लोगन लगाया था 19 में हाफ और 21 में साफ। हमारा 18 था, अभी 19 हो गया है। थोड़ी देर में 2020 होगा, सर्वे बदल जाएगा। चलिए, लेकिन शुवेंदु बाबू के सामने, शुवेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी जाके खड़ी हो गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी को काउंटर स्ट्रैटेजी दे रही है ममता बनर्जी? दीदी भी आसानी से हार मारने वाली नहीं है। देखिए कितनी, वो भी लड़ रही है आपसे। नहीं, ये तो हार मान चुकी है।
इसी से पता चल गया दीदी हार मान चुकी है। जो भवानीपुर से वो इतने बार जीत के आई है, क्यों भरोसा नहीं कि भवानीपुर जीत पाएगी? क्यों उनको नंदीग्राम जाना पड़ रहा है? और शुभेंदु अधिकारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं, उनके सामने क्यों खड़ा हो रही है? वो कॉन्फिडेंस खो रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी के लिए बंगाल में कोई भी सीट आज सेफ नहीं है, कहीं भी हम उनको हरा सकते हैं, ये स्थिति है। तो ममता बनर्जी की पुरानी सीट आप कह रहे हैं सेफ नहीं है, स्थिति क्या है? ममता बनर्जी कॉन्फिडेंस लूज कर रही है। बंगाल बीजेपी यूनिट चीफ का बड़ा बयान, ममता बनर्जी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गई है और हमें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच दिलीप बाबू हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। दिलीप घोष बीजेपी के बंगाल यूनिट चीफ पूरे कॉन्फिडेंट है कि हम सरकार बनाएंगे। खालिद अब्दुल्ला, इसलिए ममता बनर्जी परेशान है, अपनी सीट को बदल रही है क्योंकि इस समय वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। और इंटरनल रिपोर्ट्स भी आई है कि ममता बनर्जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए बदली है उन्होंने सीट। बोलिए। तो फिर दिलीप घोष जी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में क्यों गए थे प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़कर? ये तो पहला क्वेश्चन रहा। और दिलीप घोष अच्छी बात बता रहे थे कि अवैसी साहब हमारी टीम अच्छी, उन्होंने कह दिया आखिर में कि उनकी टीम है, जो हम लोग चिल्ला कर कह रहे हैं कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, तो आज दिलीप घोष जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो मेरी टीम है। साक्षी महाराज जिस तरह से अवैसी जी के लिए दुआ और अल्लाह भगवान और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि इनको दिलीप घोष मेरे चैनल पे इंटरव्यू में थे, सहायता करते रहे। उन्होंने मेरे ही इंटरव्यू में बोला, उन्होंने कहीं नहीं बोला ओवैसी मेरी टीम है, ये आप बोल रहे हैं। नहीं, आप वापस देख लीजिए मेरी, आप एकदम नहीं होगा तो हम आपके आप जो बात बोलेंगे मान लेंगे। आपने भी यही सुना था क्या? मैं खुद बता रहा हूं। अरे आप हरिश्चंद्र थोड़ी है कि आप बोल रहे हो सत्य बोलेंगे। चाहता हूं आप रिकॉर्डिंग करके देख लीजिए सर। अब मैं ऐसे रिकॉर्डिंग सारी चलवा के देखूंगा ना। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं सारी रिकॉर्डिंग देखूंगा, मैं सारी रिकॉर्डिंग देखूंगा। आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल मैं सारी रिकॉर्डिंग देखूंगा सर, मैं सारी रिकॉर्डिंग देखूंगा। मैं चैलेंज करता हूं 6 महीने बाद मैं सारी रिकॉर्डिंग देखूंगा। सुधांशु त्रिवेदी दिलीप घोष जी ने कहा कि मेरी टीम की बात कही। अच्छा ठीक है, आपने ने उनको दुआ दे रहे हैं। ठीक है, ओके हम लोग जो चिल्ला के कह रहे हैं कि बी टीम है तो चाहे वो सुधांशु एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, आपने बात को रखा। डॉक्टर त्रिवेदी 30 सेकंड। डॉक्टर त्रिवेदी इनको अब मैं अमित जी एक बात कहूं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 30% वोट हमारा पक्का है और ये कम्युनल डिवाइड नहीं, वो तो सेकुलर वोट है ना 30%। और जबकि व्यवहारिक दृष्टि से वह वोट जिस ढंग से वोट करता है उसको प्रैक्टिकली 35 या 40% मानिए। और ओवैसी के आने से कौन सा वोट कट रहा है? बेरोजगारी वाला कि विकास वाला कि गरीबी वाला कि सोनार बंगला वाला? और उसके लिए इमाम कह रहे हैं ओवैसी से कि आपको यहां चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और ये सेकुलर है। ये सेकुलर वोट ओवैसी के आने से कट रहा है। ये सेकुलरिज्म की गजब की परिभाषा है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं 30% वोट हमारा पक्का है और वो सेकुलर है। सबको समझ में आ रहा 30% क्या है, और ओवैसी के आने से सेकुलर वोट कट रहा है और फिर कहते लड़ाई हम विकास की लड़ रहे हैं। साफ साफ बोलिए ना। इस समय कोविड काल में सबके मुंह पे मास्क है, कहिए कि मास्क हट गया है, सीधे कहिए कि हम केवल मुस्लिम वोटों के आधार पर राजनीति करना चाह रहे हैं। खुल के बोलिए। खालिद अब्दुल्ला मैं आपको मैंने ब्रेक से पहले कहा था। ठीक है डॉक्टर त्रिवेदी आपने अपनी बात को रखा। दत्ता साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। दत्ता साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं। दत्ता साहब मुझे बता दीजिएगा। रिजू दत्ता जवाब। अभी मैंने अमित जी ये बीजेपी के जो हमारे स्टेट के अध्यक्ष है उनका पूरा बात सुना मैंने। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, 2019 में वो मेदिनीपुर से जीतने के बाद 2020 में वहां पर उनके रेसिडेंशियल एरिया में बाई इलेक्शन में वो अपना एमएलए सीट खो दिए हैं टीएमसी को। और जो अध्यक्ष गाय के दूध से सोना निकलती है उनको हम इतना सीरियसली नहीं लेते। उसका जवाब तो आपको 3 महीने बाद बंगाल के इलेक्शन में मिल ही जाएगा। और सुधांशु जी को मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, सुधांशु जी 2 बार ममता बनर्जी का सरकार बना है बंगाल में बिना धर्म का सहारा लिए हुए। आप लोग बोलिए, आप लोग जितना बार सरकार बना है, जितने प्रदेश में आपका सरकार है, क्या वहां पर धर्म का सहारा लिए बिना आपने बनाया? और अगर लिया भी है ठीक। जी सुधांशु जवाब 30 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी देन अपनी जी बात है भाई। सुनिए, मौलवियों को वजीफा बांटते, बाकी सबको डांटते, इमाम से कहलवाते हैं कि ओवैसी आए नहीं। जी खुद कहते हैं 30% वोट हमारा, फिर भी कह रहे हैं धर्म की राजनीति हम कर रहे हैं। मान्यवर बंगाली लेकिन सुधांशु जी देखिए
धर्म की राजनीति अपनी कन्वीनियंस से सब करते हैं। वो 30% की राजनीति करते हैं तो आप 70% की करना चाहते हैं। ये सत्य है, और सत्य को आप इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, वो घूमता नहीं है। अब नीचे अवस्थी, मैं वापस आऊंगा डॉक्टर त्रिवेदी आपके पास। अवस्थी जी, मैं अमीश इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स अजीबोगरीब है। जो कहता है कि मुझे मुसलमानों के 90% नहीं 100% वोट चाहिए, वो क्या है? वो धर्मनिरपेक्ष है। जो कहता है, जो ममता बनर्जी कहती हैं कि दूध देने वाली गाय की तो मैं लात भी सहती हूं, वो सेकुलर है, वो धर्मनिरपेक्ष है। हिंदुओं की बात करना सांप्रदायिक इस देश में, लेकिन अगर मुसलमानों की बात प्रशांत किशोर कहते हैं तो वो धर्मनिरपेक्ष है। शुक्रिया। लेकिन इलेक्शन लड़ेंगे डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन चुनावों में डेवलपमेंट हो रही है कॉम्युनल एजेंडा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।